हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। ओके, बहुत टाइम बाद मैं वीडियोस बना रही हूँ। यस, ये वीडियोस आपके जो कॉलेज लेक्चरर का जो अभी एग्ज़ाम होना है उससे रिलेटेड होगी। तो इसमें मैं डिस्कस करूँगी कि क्या क्या सिलेबस रहता है पेपर 1 एंड पेपर 2, और किस तरह से इसका प्रेपरेशंस रहेगा, आप कहाँ कहाँ से प्रेपरेशन कर सकते हो। मोस्टली प्रेपरेशन तो आपने शुरू कर दी होगी, क्योंकि ऑब्वियसली पेपर सितंबर में सेकंड वीक के बाद शुरू होने वाले हैं, जैसे कि मैंने आज एक नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर की है। और यस, जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, मैं सेल्फ कंचन, और इस टाइम मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स इन डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हिमाचल में सर्विसेज दे रही हूँ। और मुझे मोस्टली 3 साल जाएंगे नवंबर में। ओके, इससे पहले मेरा स्कूल लेक्चरर 2 साल कैडर में मैंने सर्विस दी है। और यस, दोनों ही कैडर में मैंने पूरे हिमाचल में सेकंड मेरिट जो है सिक्योर की है। और इसके अलावा मेरा जीआरएफ क्वालिफाई है, नेट मैंने 4 टाइम क्लियर किया है, और सेट भी क्लियर है। इसके साथ ही मेरा जो स्कूल लेवल का रहता है सी टेट 2 टाइम्स, HP टेट, और साथ में यस आर्मी पब्लिक स्कूल का APS भी क्लियर है, और TGT कमीशंस भी मैंने 2 टाइम क्लियर किया है। सो यस, इस तरह से रहता है मेरा इंट्रोडक्शंस। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सिलेबस के बारे में। बाकी सब्जेक्ट के जो है यहाँ पे मैं कॉमर्स का डिस्कस करने वाली हूँ। बाकी सब्जेक्ट अपना सिलेबस HPPSC की वेबसाइट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे पूरा डिटेल सिलेबस दे रखा है। और यस, कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में 2 पेपर रहने वाले हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जनरल नॉलेज का रहेगा, जो कि आपका MCQ फॉर्म में होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। लेकिन जो पेपर 2 है, जो कि आपका मेन सब्जेक्ट का पेपर होगा, वो सब्जेक्टिव में रहने वाला है, डिस्क्रिप्टिव नेचर का होगा। यस, हमारे टाइम में तो ये ऑब्जेक्टिव ही हुआ करते थे, लेकिन इस बार जो है पैटर्न टोटली चेंज हो चुका है। सो यस, आपको अब जो है यहाँ पे जो रिटर्न है उस पर फोकस करना है। और यस, किस तरह से आप रिटर्न जो है अटेम्प्ट करोगे उसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा फोकस करूँगी, जहाँ पे आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी मेन मायने रखती है। तो चलिए शुरू कर। पेपर 1 का, पेपर 1 जनरल नॉलेज का रहने वाला है, जिसमें कि टोटल मार्क्स जो है 100 के हैं। यस, 100 का टोटल मार्क्स रहने वाला है। 1 घंटे का पेपर होगा, पेपर 1 की बात हो रही है। और यस, इसमें क्या क्या रहने वाला है, आपका HP GK होगी 30 मार्क्स की, नेशनल एंड इंटरनेशनल GK ये भी 30 मार्क्स का रहने वाला है। जनरल हिंदी 20 और जनरल इंग्लिश भी 20, ये दोनों जो है आपके 20 के रहने वाले हैं। और हो सकता है यहाँ पे बेसिक टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का पूछा जाए, तो उसके ऊपर भी आपने फोकस करना है। यस, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड की अगर बात करें तो यहाँ पे आप UGC नेट का जो पेपर 1 होता है उसकी जो बुक्स रहती हैं, यहाँ पे कुछ बुक्स मैं आपको बता रही हूँ, आप वो कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि पेपर 1 के लिए नेट की KV सैनी की है, डॉक्टर PK मदान की है, ये आप प्रेफर कर सकते हो। और यस, HP GK की अगर बात करते हैं, पेपर 1 का हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में कि आपको क्या क्या करना है, किस पे आपको फोकस करना है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे HP GK की, जहाँ पे HP का इकोनॉमी, HP का जो इकोनॉमिक सर्वे है, और इसका जो बजट है, जो भी प्लानिंग्स है, वो सब आपका क्लियर होना चाहिए। यस, एज ए कॉमर्स स्टूडेंट जो है आपका मोस्टली फोकस जो है HP इकोनॉमी पे रहेगा, तो आप जो इकोनॉमिक सर्वे है वो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। HP GK की बात करें तो यस, ये सारा इसमें हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, कल्चर हो गया, ये सारा जो है HP GK में आपका कंप्लीट होता है। और यस, उसके बाद आता है नेशनल एंड इंटरनेशनल GK। तो नेशनल एंड इंटरनेशनल GK तो आपका मोस्टली आप 1 या 1.5 साल का जो प्रीवियस करंट अफेयर्स है वो ले सकते हो। इसके लिए आप जो प्रतियोगिता दर्पण है उसका मंथली या एनुअली जो है, ये दोनों ही कंसीडर कर सकते हैं। और यस, रिसर्च एप्टीट्यूड का मैंने आपको बता दिया, UGC नेट का जो पेपर 1 होता है वहाँ से ही आप टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च का कर सकते हो। तो इस तरह से पेपर 1 रहेगा। हाँ, इंग्लिश और हिंदी का, इंग्लिश और हिंदी जो है जनरल रहता है, तो उसके लिए आप नॉर्मल हिंदी की, नॉर्मल इंग्लिश की कोई भी बुक जो है आप ले सकते हो। आई थिंक मैंने टेलीग्राम में शेयर की है बुक्स भी, तो आप वहाँ से देख सकते हो। यस, फर्स्ट पेपर के मार्किंग स्कीम की बात करें तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, और MCQ फॉर्म में होगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 ही होगी, जो कि 0.25 रहती है। जैसे कि आपने अगर 100 क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट किए,
अगर आप उसमें से 50 क्वेश्चंस गलत कर देते हो, 50 आपके बिल्कुल सही हैं। लेकिन अगर 50 गलत कर दिए तो जो 50 सही किए हैं उसमें से 25 क्वेश्चन सही जो होंगे वो आपके बिल्कुल नेगेटिव चले जाएंगे, वो जीरो हो जाएंगे। तो टोटल आपके सिर्फ मार्क्स बनेंगे 25 ही, है ना। तो इस तरह से मार्किंग स्कीम रहती है। जैसे कि 5 टोटल नंबर लिए आपने, 4 क्वेश्चन गलत कर दिए, एक क्वेश्चन जो है आपने सही किया होगा, तो ओबियसली वो पूरे 0 नंबर आपके काउंट किए जाएंगे। तो ये सबसे मेन बात, जब भी पेपर अटेम्प्ट करते हो तो आपने नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए पेपर अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे आपका जो तुक्का सिस्टम है वो नहीं चलेगा। तो यस, वो आपने ध्यान में रखना है। यस, फर्स्ट पेपर की अगर बात करें मार्क्स की, तो ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। मतलब कि शॉर्ट लिस्टिंग के लिए ही ये पेपर के नंबर आपके यूज़ किए जाएंगे। 100 में से आई थिंक 35 मार्क्स आई थिंक जनरल कैटेगरी वालों के लिए है, जहाँ तक मुझे ख्याल है। और मतलब इतने मार्क्स आपके क्लियर होने चाहिए, तब जाके जो है आपका जो सेकंड पेपर होगा उसके नंबर आपके काउंट किए जाएंगे। और जब फाइनल मेरिट बनेगी तो फाइनल मेरिट जो होगी आपकी, वो सिर्फ आपकी जो सेकंड पेपर है 120 मार्क्स का, उसके मार्क्स प्लस जो आपके 30 मार्क्स का जो इंटरव्यू रहेगा, टोटल 150 मार्क्स के बेसिस पे जो है आपकी मेरिट बनने वाली है। पेपर सेकंड की बात कर लेते हैं। उसके बाद जो पर्सनैलिटी टेस्ट है, आपका जो इंटरव्यू रहने वाला है, उसके मार्क्स की वेटेज किस तरह से होगी वो डिस्कस करेंगे। सेकंड पेपर आपका रहता है सब्जेक्टिव, जो कि मेनली जो है आप यूजीसी नेट जेआरएफ की जो बुक्स है आपकी पेपर 2 के लिए, दैट इज़ अरिहंत की और ट्रूमैन की, ये आप जो है वहाँ से प्रेफर कर सकते हैं इन बुक्स को। अगर जो पहले से कर रहा है तो ठीक, अच्छी बात है। अगर आप कहीं कोचिंग से जो है कर रहे हो तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन आपके पास इस टाइम सफिशेंट मटेरियल होना चाहिए, ताकि जहाँ से आप, यस अब पेपर डिस्क्रिप्टिव नेचर का है, तो यहाँ पे आपको डिटेल में जो है थोड़ा सा जाना पड़ेगा टॉपिक के ऊपर। और यस, अगर ये अरिहंत वगैरह और ट्रूमैन है, इनके जो नेटो और जेआरएफ की जो बुक है, और यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव नेचर में जो है इन्होंने नोट्स बनाए हुए हैं, तो आप वहाँ से भी आइडिया ले सकते हो कि किस तरह से आपने जो है हर एक क्वेश्चंस को जो है अटेम्प्ट करना है। तो चलिए पेपर 2 के बारे में बात करते हैं, जो कि आपका सब्जेक्टिव एप्टीट्यूड टेस्ट रहने वाला है कॉमर्स का। 120 मार्क्स का रहेगा। तो इन्होंने 2 कैटेगरी में, 2 पार्ट्स में जो है इसको डिवाइड किया है, 60 मार्क्स और 60 मार्क्स का। चलो पहले 60 मार्क्स की बात करते हैं पार्ट 1 की, जिसमें कि आपका यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3, ये 3 यूनिट्स रहने वाली है। और पार्ट 2 में जो है 2 यूनिट्स रहने वाली है। तो यस, फर्स्ट यूनिट की बात करें तो बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस का रहने वाला है, जहाँ पे आपका इकोनॉमिक एंड लीगल कंपोनेंट्स जो आपके रहते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो आपने पढ़े होंगे बिजनेस इन्वायरमेंट में, जितना भी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, जियोग्राफिकल है, आपका पॉलिटिकल है, आपका डेमोग्राफिक है, लीगल है, टेक्नोलॉजिकल है, ये सारे फैक्टर्स आपने पढ़े हुए हैं। और यस, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देन आपका WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, IMF, वर्ल्ड बैंक, अंकटाड, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ये सारा जो है आपका बिजनेस इन्वायरमेंट में रहने वाला है। और इंटरनेशनल बिजनेस की बात हो रही है, तो इंटरनेशनल बिजनेस में भी जो है आपके जितने भी मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस रहता है, जिसमें कि आपके एक्सपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट्स एंड मीडियम हो गया, एंड देन जॉइंट वेंचर्स, देन इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, ये सारा जो है आपका एंट्री ऑफ एक्सपोर्ट्स या इंटरनेशनल बिजनेस के मोड्स रहते हैं। सो ये आप बिजनेस इन्वायरमेंट में करने वाले हो। और यूनिट 2 की बात करें तो ये आते हैं आपका अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। यस, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। अकाउंटिंग में आपके जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं IFRS के अकॉर्डिंग, और जो भी इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, दोनों में आपको डिफ्रेंशिएट पता होना चाहिए कि किस तरह से IFRS को फॉलो करके ही जो है आपके इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने थे, जब इंडिया में FDI को प्रमोट करने के लिए ये इंट्रोड्यूस किए गए थे बाय द इंस्टीट्यूट्स ऑफ कोस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट दिल्ली, ठीक है। तो इसमें आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गया, आपके जितने भी पार्टनरशिप अकाउंट्स हो गए, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सारा आ जाएगा, जिसमें कि आपके, अगर मैं स्ट्रक्चरिंग में आपके अमेलगामेशंस, मर्जर्स, एक्विजिशंस, ये सारा इसमें रहने वाला है। और भी बहुत सारे आपके रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, अल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल्स, ये सारा जो है आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में देखने को मिलेगा। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल,
एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। उसके बाद यस होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनीज क्या है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट जिसमें की टर्म्स रहती है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो क्या चीज़ है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट, ये सारा आपका क्लियर होना चाहिए। एंड ऑडिटिंग तो नॉर्मली बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, इसको आपने जस्ट इसके टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग्स एंड पर्पस ऑफ ऑडिटिंग ये सब आपका क्लियर होना चाहिए। एंड आजकल के टाइम में जो है ऑडिटिंग के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं, तो रिसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग ये सब आपको पता होना चाहिए। कि ऑडिटर की ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू CA एक्ट, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट एंड अकॉर्डिंग टू डिसीजंस ऑफ कोर्ट्स। यस, जो बहुत सारे जो केसेस चलते हैं ऑडिटिंग से रिलेटेड, कंपनियों में जो अफेयर्स, कुछ ऐसी कोई बातें जब देखने को मिलती है कि इस कंपनी में फ्रॉड एंड एरर्स जो देखने को मिला है, तो उस केसेस में जो फाइनल वर्डिक्ट होती है, तो उसके बेसिस पे भी जो है रूल्स जो हैं, ड्यूटीज जो हैं ऑडिटर की रहती है। तो यस यूनिट 3 की बात करते हैं, दैट इज बिजनेस मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस मैनेजमेंट में जितना भी आपकी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल ऑफ थ्योरीज है, मोटिवेशनल थ्योरीज एंड लीडरशिप थ्योरीज, ये सब जो है आपके यहाँ पे आप इनको कंपाइल करोगे। देन इकोनॉमिक्स में आपका जितना भी डिमांड एनालिसिस है और अलग अलग मार्केट्स में जो है क्या इसकी सिचुएशंस रहती है, तो वो सारा आप परफेक्ट आपका मोनोपोली एंड ओलिगोपोली, किंक्ड डिमांड कर्व्स, ये सारा जो है आप उसमें कवर करोगे। एंड यस, तो ये 3 यूनिट्स के अकॉर्डिंग जो है इन्होंने सिलेबस 60 मार्क्स का यहाँ से आएगा। यस, पार्ट 2 की बात करते हैं, दैट इज आल्सो 60 मार्क्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स में फाइनेंस को किस तरह से मैनेज करना है, जहाँ पे आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर्स थ्योरी, जहाँ पे आप नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, या फिर यू कैन से M&M थ्योरीज, है ना, मोडिग्लानिस एंड मिलर थ्योरीज। तो ये सब जो है आप इसमें करोगे कि किस तरह से डेट और इक्विटीज की रेशियो है वो मेंटेन होती है। ज़्यादा डेट्स यूज़ करेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा इक्विटीज़ यूज़ करेंगे तो क्या होगा, वो सब आप कैपिटल स्ट्रक्चर्स में पढ़ोगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स, जहाँ पे आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटीज़, कॉस्ट ऑफ डेट्स, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये सब के कैलकुलेट करने के फॉर्मूलेज आपको, इसके न्यूमेरिकल्स भी करने हैं साथ में, और इनको जो है आपने फॉर्मूले भी याद करने हैं। वर्किंग कैपिटल्स, यस, फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल्स एंड वर्किंग कैपिटल्स की जो मेथड्स रहने वाले हैं, ठीक है, वो भी सारा आप इसमें करोगे। देन बजटिंग, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, जिसमें कि आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल डिसीजन जो है आपके वो वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड होते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म कैपिटल डिसीजन होते हैं वो आपके फिक्स एसेट्स को लेके होते हैं। तो जब फिक्स एसेट से रिलेटेड डिसीजन लिए जाते हैं तो आपके मोस्टली बजटिंग टेक्निक्स यूज होती है, जहाँ पे आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड्स, पे बैक पीरियड मेथड्स, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स मेथड्स, और किस तरह से रेट्स निकालते हैं वो आपको न्यूमेरिकली भी क्लियर होना चाहिए। एंड यस, डिविडेंड डिसीजंस, ठीक है, डिविडेंड डिसीजंस के भी काफ़ी मॉडल्स हैं, जो कि 2-3 मॉडल्स हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि डिविडेंड्स, कितना डिविडेंड जो है, प्रॉफिट्स का कितना हिस्सा जो है अपने शेयर होल्डर को बांटना है, और कितना हिस्सा फर्म ने अपने पास रिटेन करके रखना है, क्योंकि फ्यूचर्स एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन के लिए वो फंड जरूरी होते हैं। देन रिस्क एनालिसिस जो है यहाँ पे रहेगा। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है। देन एडिशनल कोर फील्ड करके दे रखा है। एडिशनल कोर फील्ड में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स दे रखा है इन्होंने। तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में जो है आपने नॉर्मली जितना भी मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी, जिसमें कि मीन, मीडियन, मोड, यस, इन तीनों को अच्छे से करना है, और आपने जो आपका मीन है, मीन की प्रॉपर्टीज़ पे काम करना है ना। तो जितने भी ये मोड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ आपने अच्छे से समझनी है। एंड यस, देन सेंट्रल टेंडेंसी हो गया, देन आपका कोरिलेशंस, है ना, या रिग्रेशंस, क्योंकि जो आपका कॉलेज कैडर का पेपर होता है, कॉलेज कैडर का पेपर आपका एक तरह से जो यूजीसी नेट और जेआरएफ लेवल का ही यहाँ पे आता है पूरा। ओके, मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो यस, मार्केटिंग मैनेजमेंट्स में आपके जितने भी एक तरह से मार्केटिंग्स में 4 P's हो गए आपके, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशंस, ये सारा जो है आप उसमें करने वाले हो। एंड यस, 4 P's हो गया। 4 P के साथ साथ जो है आपके आजकल कंसेप्ट में चले हुए हैं 4 C's। 4 P's जो आपके जो है मैकार्थी ने दे रखा है, लेकिन जो 4 C's है वो भी आपके रॉबर्ट एफ लटरबॉर्न ने 1991 में दिए थे ये। सो ये 4 C's की बात हो रही है। तो C's जो है, C एक तरह से आपका कस्टमर सॉल्यूशंस,
ये पैरेलल चलते हैं, जो आपके 4 पीस है उसके पैरेलल चलते हैं। जैसे कि 4 पीस का पहला पीस है आपका प्रोडक्ट को लेके है ना। तो जो 4 C's का जो पहला सी है दैट इज रिलेटेड टू कस्टमर सॉल्यूशन एंड वैल्यू, है ना। तो जहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है कि प्रोडक्ट जो है किस तरह से उसके अपीयरेंस होगी, कैसा होगा, लेकिन यहाँ पे 4 C's में बात होगी कस्टमर सेंटर्ड वैल्यू। यस, कस्टमर सेंटर्ड अप्रोच ये 4 C's फॉलो करता है, जहाँ पे कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर को अल्टीमेट सोल्यूशन क्या चाहिए, बिल्कुल उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए उसको, है ना। ऐसी कोई प्रोडक्ट, ऐसा कोई सर्विसेज जो उसके प्रॉब्लम को सोल्यूशन करे, सॉरी, प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, उसको उसी से सेटिस्फेक्शन मिलेगी, है ना। तो पहला चीज़ ये हो गया। देन सेकंड चीज़ रिलेटेड टू आपका कोस्ट टू कस्टमर, कोस्ट टू कस्टमर दैट इज अगर 4 पीस की बात करें तो सेकंड पीस प्राइस का रहने वाला है। तो यहाँ पे कोस्ट टू कस्टमर यहाँ पे रहने वाला है कि एक कस्टमर को जो है सिर्फ जो प्राइस वो पे करता है वही कॉस्ट नहीं रहती है उस प्रोडक्ट की, बल्कि उसको प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए उसने इतनी मेहनत की होती है, चाहे वो उसने सोशल मीडिया के थ्रू उस प्रोडक्ट के बारे में पता किया, चाहे उसने रात रात बैठ के जो है स्क्रोलिंग करी है ऑनलाइन वेबसाइट में, ठीक है। तो उसका इतना टाइम जो है वहाँ पे ज़ाया होता है, वेस्ट होता है। तो वो सारी कॉस्ट जो है पूरा मैटर करता है यहाँ पे। देन थर्ड वन इज प्लेस, 4 पीस का प्लेस है, तो यहाँ पे कन्वीनियंस, थर्ड सी होगा कन्वीनियंस, ठीक है। कन्वीनियंस मतलब कि आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कितनी आसानी से आपको आपके घर तक पहुंच पाता है, आपको ऑनलाइन डिलीवरी होती है उसकी, आपके होम डिलीवरी होती है, और कितनी जल्दी आपको वो मिलता है प्रोडक्ट। देन लास्ट सी है आपका कम्युनिकेशंस, एंड 4 पीस में रहता है ये प्रमोशंस के बारे में। तो ये कितनी जल्दी जो है एक कंपनी जो है अपने कस्टमर से जो है कॉन्टैक्ट में आती है। कम्युनिकेशन चैनल जो है, जहाँ पे 2 वेज कम्युनिकेशन चैनल जो है कस्टमर्स और कंपनी दोनों का रहता है। तो ये इस तरह से आप ये सारा मार्केटिंग में कंप्लीट करोगे, और मार्केटिंग मिक्स हो गए। देन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स, यस, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है आपने अच्छे से कर लेना है, जहाँ पे किस तरह से प्रोडक्ट की इंट्रोडक्शन स्टेज, हर एक स्टेजेस के फीचर्स हैं कि पहले इंट्रोडक्शन स्टेज जब होती है तो क्या होता है, आपकी सेल बढ़ती है ना, नहीं बढ़ती है ना, सेल बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अभी पता नहीं है, तो आपको ज़्यादा वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा ज़्यादा करना पड़ता है, सेल स्टार्टिंग में कम होगी, रिवेन्यू कम होगी, धीरे धीरे फिर ग्रो होगा, है ना। तो जब ग्रोथ में आता है प्रोडक्ट, ठीक है, तो वहाँ पे सेल बढ़ती है आपकी, किस तरह से जो है आपको प्रमोशन एक्सपेंसेस थोड़ा कम होते हैं, फिर आप मेच्योरिटी पे जाओगे कि मेच्योरिटी की जो स्टेज होती है वहाँ पे किस तरह से और भी बहुत सारे कंपटीटर मार्केट में आ जाते हैं, तो आपको किस तरह से वो फेस करना है। और यस, फिर उसके बाद डिक्लाइन, देन सैचुरेशन की पोजीशंस रहती है, ठीक है। तो बहुत सारी मार्केट्स ऐसी होती है जो नीचे जाके जो है डिक्लाइन में चली जाती है, लेकिन कुछ मार्केट्स ऐसी होती है जो आपकी डाइवर्सिफिकेशन की हेल्प से जो है ग्रोथ वाले स्टेज से, सॉरी, जो मेच्योरिटी वाले स्टेज है, तो वहाँ से वो स्टेबल रहती है काफ़ी लंबे टाइम तक। लेकिन जो मार्केट सिचुएशंस को फेस नहीं कर पाती है वो प्रोडक्ट जो है मार्केट से एग्जिट हो जाता है। ओके, तो यस, वो सारे फीचर्स जो है आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स के पढ़ने हैं। कंज्यूमर का बिहेवियर दैट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, यस। तो कंज्यूमर बिहेवियर जो है आपको पता होना चाहिए, और ब्रांड को कैसे मैनेज करना है, कैसे जो है ब्रांड डेवलप करना है, तो ये भी जो है आप मार्केटिंग में पढ़ोगे। इस उसके बाद आता है आपका आई थिंक ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है। तो यस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जो है आपके जितने भी जहाँ से कंपनी जो है कहाँ से पैसा इकट्ठा करती है, जहाँ पे आपकी मनी मार्केट होगी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है आपके एमकॉम लेवल के सब्जेक्ट सारे ये आपकी मनी मार्केट, आपकी कैपिटल मार्केट्स, है ना। तो जहाँ पे मनी मार्केट से आपको जितने भी आपके कमर्शियल पेपर्स वगैरह, ठीक है, कॉल मनी, ये सब आपको पता होना चाहिए, इनकी मीनिंग्स पता होने चाहिए कि क्या क्या चीज़ें सारी ये। यस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे यस, इंडियन का बैंक सिस्टम किस तरह से है, तो ये आपको स्टार्टिंग में क्या हिस्ट्री रही है बैंकों की हमारी। तो पहले तो मोस्टली पब्लिक सेक्टर पे ही फोकस होता था, लेकिन जब आपका 1990 में बहुत ज़्यादा जो था, मतलब एक गल्फ वार हुआ था, तो उस टाइम पे इंडिया की जो पोजीशन थी बहुत बुरी थी। तो इसीलिए जो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने इंडिया को फोर्स किया कि आप अपनी इकोनॉमी को ओपन करिए, तभी जो है आपकी 1991 में इंडिया में एलपीजी पॉलिसीज आई थी, दैट इज़ लिबरलाइजेशंस, प्राइवेटाइजेशंस एंड ग्लोबलाइजेशंस। तो यस, इंडियन बैंकिंग सिस्टम की आप इसमें बात करोगे, आरबीआई के फंक्शंस, यस, मेन फोकस जो है आपका
जो कि आपका मेन बैंक रहेगा इंडिया का, दैट इज़ आरबीआई, उसके फंक्शंस क्या है, और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही, वो जो कौन कौन सी है, बैंक रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, ये सब जो है आपके क्लियर होने चाहिए कंसेप्ट। देन यस, एग्रीकल्चर रिलेटेड क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस भी हैं आपके, नबार्ड हो गए, सेबी हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गया, देन डिजिटल बैंकिंग्स, इन सब पे आप जो है फोकस करोगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। यस, उसके बाद आती है हमारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। यस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक ये रहने वाला है, सब्जेक्ट है, जहाँ पे आप यस ह्यूमन रिसोर्स को किस तरह से मैनेज करना है। यस, अब वो कंपनीज में ह्यूमंस को एज ए एसेट जो है माना जाता है, तो उसकी जो अकाउंटिंग होती है दैट इज़ HRA, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, अब ये कंसेप्ट नया है, ठीक है, तो वो भी आपको डिटेल में पढ़ना है कि कौन कौन सी अकाउंटिंग मेथड कौन कौन से हैं, मॉडल कौन कौन से हैं, वो भी आपको क्लियर करने हैं। ह्यूमन रिसोर्स की जो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन से लेके जो आपकी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग किस तरह से होती है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, देन देयर डेवलपमेंट्स, ठीक है, ट्रेनिंग्स वगैरह, ये सब जो है प्रमोशन तक जो है आप एडवांसमेंट, उनका करियर एडवांसमेंट, ये सारा जो है आप उसमें कंप्लीट करने वाले हो ह्यूमन रिसोर्स में। और यस, ह्यूमन रिसोर्स है तो ओबियसली एम्प्लॉयज़ के जो मॉनेटरी इंसेंटिव दिए जाते हैं और भी नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स हैं, वो सारा आप इसमें कंप्लीट करोगे। तो यस, ये सारा जो था आई होप मैंने सेकंड पेपर जो था पूरा डिस्कस कर दिया है। और इसके अलावा अगर पूरा आपको नेट का सिलेबस चाहिए तो नेट का सिलेबस मैंने चैनल पे ही जो है पूरा डिस्कस किया हुआ है, डिटेल में है, वहाँ से आप जाके वो देख सकते हो। ओके, अब बारी आती है एक तरह से पर्सनैलिटी टेस्ट की, इंटरव्यू की बात करें हम तो, ठीक है, आफ्टर स्क्रीनिंग टेस्ट जो है आपका जब होगा उसके बाद इंटरव्यू आपको फेस करना पड़ेगा। और यस, फाइनल सिलेक्शन जो है आपकी 120 मार्क्स जो फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर का है, प्लस 30 मार्क्स आपके इंटरव्यू के हैं, टोटल 150 मार्क्स से जो है आपकी वेटेज बनेगी। मतलब जो फर्स्ट पेपर है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, लेकिन याद रखना अगर आपका फर्स्ट पेपर में जो 35% जो भी है, अगर उतनी भी आपकी क्लियर नहीं होती है, फिर आपने चाहे सेकेंड पेपर में जितना भी कर दिया होगा आपका वो यूजलेस होगा, मतलब वो किसी काम का नहीं है, फिर आप इंटरव्यू के लिए जो है आप एलिजिबल नहीं होंगे। यस, इंटरव्यू की बात हो रही है तो इंटरव्यू में भी जो है आपको यहाँ पे बोला गया है कि 30 मार्क्स में से जनरल कैटेगरी वालों के लिए 40% चाहिए, मतलब 12 मार्क्स, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 30% चाहिए, दैट इज़ 9 मार्क्स, जो कि इन्होंने इंटरव्यू में मिनिमम रखे हैं पास होने के लिए। ओके, तो चलिए अभी मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से जो है आपने जो सेकंड पेपर है जो कि आपका सब्जेक्टिव रहने वाला है, तो किस तरह से आप उसको अटेम्प्ट करोगे। मुझे पता है कि आप मेरे से बेटर अच्छा जानते हो आप इस चीज़ को, लेकिन फिर भी जितना मेरे से हो सकता है मैं आपको बता देती हूँ। इंट्रोडक्शन मोस्टली यस रिटर्न की बात कर रही हूँ जो कि आपका सब्जेक्टिव रहने वाला है। इंट्रोडक्शंस मोस्टली जितना भी होगा आप कोशिश करिएगा इंट्रोडक्शन एरिया 15% ही रखना आपने, मतलब जो डेफिनेशंस देनी है, इंट्रोडक्शन देनी है, वो सिर्फ 15% ही आपने वहाँ पे लिखना है। उसके बाद 3 हिस्सों में आपने डिवाइड कर लेना इसको, एक इंट्रोडक्शन, एक बॉडी एंड थर्ड वन इज कंक्लूजन्स, तीनों में आपने इसको कैटेगराइज करना है। तो 15% रखोगे आप इंट्रोडक्शंस में, 70% रखोगे इसकी बॉडी, तो यस बॉडी में मतलब जो भी इसका मेन पर्पस रहेगा क्वेश्चंस का वो, एंड कंक्लूजन में भी आपने 15% कंक्लूजन भी लास्ट में देना है। मतलब आपने कोशिश करनी है कि पैराग्राफ फॉर्मेट में बिल्कुल मत लिखना, जितना हो सके आपने बुलेट्स यूज़ करने हैं, एक तरह से बुलेट्स पॉइंट्स यूज़ करने हैं, पैराग्राफ में नहीं लिखना है। और आपने मोस्टली जो है हो सकता है कि आपको वहाँ पे जो शीट्स मिले वो लिमिटेड ही मिले, मतलब सिर्फ जैसे कि 50 और 60 वर्ड्स के हिसाब से क्वेश्चंस के लिए आपको उतनी ही शीट्स मिले, और हो सकता है कि आपको 400 और 500 वर्ड्स के लिए एक लिमिटेड ही एरिया या स्पेस आपको दिया गया हो। तो अब आपने वो सोच के यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो ये बात कर लेते हैं, आपको स्पेस भी बचाना है और आपको अट्रैक्टिव वे में भी लिखना है, ताकि वो क्वेश्चंस हैं आपके आंसर्स हैं वो आपका जो एग्जामिनर है वो देख के जो है आपका फर्स्ट टाइम ही इम्प्रेस हो जाए बढ़िया से, ताकि जो आपने बुलेट्स पॉइंट्स दिए होंगे। यस, आपको जितना हो सकता है अपने फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स यूज़ करने हैं। यस, फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स अंडरलाइन करने हैं इंपॉर्टेंट बातें,
जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन करना है। और यस, जैसे कि अगर डिफरेंस पूछ ली जाए, जैसे कि मान लीजिए IFRS एंड आपके जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ ली जाए तो आपने उनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, टेबल फॉर्म में जो है आपने डिफ्रेंशिएट करना है, तो वो सबसे इम्प्रेसिव रहने वाला है। और बिल्कुल, और आपको जो है आंसर करने से पहले पहले से ही आपको पहले पूरे जो शीट्स है वो देख लेनी है कि कितने क्वेश्चंस के लिए आपको जो है कितने पेजेस या लाइन लगने वाले हैं और आपको कितने अवेलेबल हैं वो। क्योंकि ऐसा ना हो कि जिस क्वेश्चंस के लिए जो है आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए था उस क्वेश्चंस के लिए कम स्पेस रहा, और जहाँ पे आपको कम स्पेस चाहिए था वहाँ पे आपने ज़्यादा स्पेस ले लिया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो आई होप आप ध्यान से सुन रहे होंगे और नोट भी कर रहे होंगे इन चीज़ों को जो मैं आपको बता रही हूँ। सो यस, सबसे मेन बात जो रहने वाली है वो ये है कि सब्जेक्टिव पेपर में सिर्फ आपका सिर्फ ये नहीं देखा जाता है कि आपको कितना आता है, बल्कि वहाँ पे ये देखा जाएगा कि आप जो है आपको जो जो आता है आपको, आप उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो, किस तरीके से जो है आप उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हो। लिमिट शीट होगी, लिमिट टाइम होगा, इन दोनों को ध्यान में रख के आप अपने जो स्टफ़ है, जो कंटेंट है, उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हो, ये मायने रखता है। ओके, तो आपने टाइम मैनेज का पूरा ध्यान देना है। और मतलब यहाँ पे आप क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, यस, क्वालिटी पे फोकस करोगे, क्वांटिटी पे बिल्कुल नहीं जाओगे। तो यहाँ पे वैसे भी क्वालिटी ही मैटर होगी। यस, अगर बात करूँ यहाँ पे मैं टाइमिंग की पेपर की, तो यस मैंने थोड़ा गूगल में सर्च किया था। तो टाइमिंग, एग्जैक्ट टाइमिंग हो मैं बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन फिर भी जो प्रीवियस ईयर्स में जितने भी पेपर्स सब्जेक्टिव नेचर के हुए हैं उन टाइम्स के अकॉर्डिंग मैं ये बता रही हूँ कि यस, मॉर्निंग में जो है आपको हो सकता है कि मॉर्निंग में 11 से 12 बजे तक आपका फर्स्ट पेपर का टाइम हो, और उसके बाद जो दूसरा पेपर होगा आपका सब्जेक्टिव उसके लिए आपको बीच में 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। और मतलब 2.5 घंटे का टाइम, मतलब ये पेपर शुरू होगा 2:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक हो सब्जेक्टिव वाला। तो मतलब 2.5 घंटे आपके पास रिलैक्स करने के लिए टाइम मिलेगा, गैप मिलेगा, लेकिन उस टाइम को जो है आपने अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो कोशिश करिएगा कि उस टाइम में जो है आप जितना हो सकता है जो भी आपके थ्योरीज मॉडल्स हैं, डिफ्रेंशिएट हैं, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनका जो है शॉर्ट्स नोट्स बना के जो है आप उनको एक बार ओवरव्यू सा कर लें, ताकि वो आप इजली रहे। और यस, कोशिश करिएगा कि जब भी आप सेकंड पेपर आपका फर्स्ट पेपर जब हो जाएगा तो उसके ऊपर इतना ज़्यादा जो है आपने सोचना नहीं है, क्योंकि वो पेपर आपको कैसा गया, अगर उसकी डिस्कशन किसी के साथ करोगे तो वो स्ट्रेस देगा आपको दूसरे पेपर के लिए, जिसका इम्पैक्ट आपको सब्जेक्टिव में देखने को मिल सकता है। तो ओके, और आपने मेंटली प्रिपेयर करना उस टाइम माइंड को कि अभी मैंने ऑब्जेक्टिव दिया है तो अभी मैंने प्रिपेयर होना है सब्जेक्टिव देने के लिए। तो जो पहला पेपर हो गया होगा उसके ऊपर कभी वहाँ पे कोई बात मत करना, सेकंड पेपर पे फोकस करना। अपने दिमाग को एक तरह से सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव नेचर में लिखने के लिए, राइटिंग फॉर्म में लिखने के लिए आपने अपने दिमाग को उस टाइम प्रिपेयर करना है। अगर मैं बात करूं जो आपका सब्जेक्टिव नेचर जो है कि जो क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ से मिलेंगे, HPPSC में मैंने वहाँ पे सर्च किए, लेकिन शायद मुझे ध्यान से नहीं देखा होगा मैंने। लेकिन इसके लिए आप जो अदर स्टेट्स के जो पेपर हुए हैं सब्जेक्टिव फॉर्म में, जैसे कि यूपी PSC पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान का पब्लिक सर्विस कमीशन, उनकी वेबसाइट पे जाके आप वहाँ पे क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे जो कि सब्जेक्टिव नेचर के हुए हैं पेपर, है ना। तो आपको वहाँ से आइडिया लग जाएगा, कॉमर्स सेक्शन में जाना आपने, कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपने किस तरह से उनको अटैम्प्ट करना है। मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, अभी और भी बहुत ज़्यादा बताने के लिए था मैंने लिखा हुआ। मैंने कल, आज 17 तारीख है, लेकिन आज नोटिफिकेशन मैंने देखी कि इसका पेपर सितंबर में अभी हो सकता है। और पिछले ही रात को मैंने 2 घंटे बैठ के पूरा एक तरह से नोट्स बनाए आपके लिए कि चलो थोड़ी सी जितना मेरे से हेल्प हो सकती है मैं आपकी हेल्प करूं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ब्रेक डाउन भी है, मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है कि जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लॉन्ग आंसर टाइप हो गया, मीडियम एवरेज क्वेश्चंस हो गए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो गए, आपको किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर मुझे अलग से ही वीडियो बनानी पड़ेगी। ओके, तो यस, ये था आपका एक तरह से पेपर 1 एंड पेपर 2 के बारे में। और आई होप आपको पेपर 1 की थोड़ी सी बुक्स मैंने आपको बता दी है कि कहाँ से करना है, पेपर 2 के बारे में भी आइडियाज़ आपको हो गया होगा। और
यस, और डिटेल सिलेबस आपने जाना है तो मैंने जो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है डिटेल में मैंने डिस्कस किया हुआ है, जो कि आपको मेरे ब्रेन फूड विद कंचन वाले यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। ओके ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।